शेखपुर गांव की सभी लोग जितने चालाक है उतने ही बेईमान हैं। गांव का हर शख्स बस इसी इंतजार में रहता है कि कोई नया आदमी गांव में आए और उसे बेवकूफ बनाकर उसकी सारी संपत्ति लूट ले। जैसे ही कोई बाहर का आदमी गांव में आता है, गांव वाले मिलकर उसकी सारी चीजें छीन लेते हैं। उस दिन शाम को गांव के कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। नहीं नहीं, अब और नहीं चलने वाला। 10 दिन पहले एक आदमी को बेवकूफ बनाया था, उसके बाद से तो कोई गांव की तरफ आया ही नहीं। ऐसे में गुजारा कैसे होगा? बिल्कुल सही कहा दादा, हमारा भी तो घर है। अगर हर रोज 2 पैसे कमाई नहीं हुई तो भूखे मर जाएंगे। और तुम्हारी बात क्या करूं? उस दिन एक आदमी आया था, फिर भी हाथ से निकल गया। मैंने साफ कहा था कि मैं उसे लूटूंगा, लेकिन जतिन ने उसे मुझसे छीन लिया। दादा, आप मेरी हालत जानते हो। घर में इतने लोग हैं कि कमाने वाला मैं अकेला। ऐसे में कैसे चलेगा? इसलिए मजबूरी से उस दिन आपको बिना बताए उसे ले गया। आप बुरा मत मानिए दादा। उस दिन के बाद अगर 2-4 आदमी और आ जाते तो शायद मैं भूल जाता, लेकिन किस्मत ही ऐसी है कि अब तो कोई गलती से भी यहाँ पर नहीं आता। अब तो लगता है कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में गांव के सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे। ठीक उसी वक्त दूर से दौड़ता हुआ शाम आता है। उसे दौड़ते देख सब चौंक जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे आकर वो हांफता हुआ खड़ा हो जाता है। क्या हुआ श्याम? अचानक कहां से दौड़ता हुआ आया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन एक अच्छी खबर है। एक भोला भाला आदमी गांव में आया है। मैं अभी अभी उसे देखकर आया हूँ। उसके हाथ में एक बड़ा बैग है, लगता है अच्छा खासा पैसा लाया है। क्या कह रहा है श्याम? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इतने दिनों बाद कोई मिला है, चलो उसे पकड़ लाते हैं। नहीं जतिन, अब की बार ऐसा नहीं होगा। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार नहीं। उस आदमी को मैं ही लूटूंगा, कोई और उसका ख्याल भी मत करना। ये क्या बात हुई दादा? हमारा भी तो परिवार है, हमें भी पैसे की जरूरत है। अगर ऐसे ही होगा तो हम कैसे जिएंगे? 10 दिन पहले जब आखिरी आदमी आया था, तब तो मैंने बिना कुछ कहे उसे नवीन के हवाले कर दिया था। अब मेरी बारी आई तो इतनी बहस क्यों? सुन लो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये आदमी मेरा है, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर गीतेश तेजी से उठकर वहाँ से चला जाता है। अतीन और नवीन पेड़ के नीचे उदास होकर बैठे रहते हैं। शाम उन दोनों की हालत समझकर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं। तू क्या करता है श्याम? मैं समझ नहीं पाता। अगर तू वे खबर चुपचाप हमें बता देता तो क्या बिगड़ता? हम क्या तुझे पैसे कम देते हैं? देखो दादा, मुझे इन सब बातों का पता नहीं। मेरा काम है खबर देना, वो मैंने दे दिया। अब कौन क्या करता है ये मेरा काम नहीं। धत तेरी की किस्मत, एक आदमी मिला अभी और वो भी हाथ से गया। शाम इस गांव में एक जासूस की तरह काम करता है। गांव में अगर कोई नया आए तो वो छिपकर देखता है और जल्दी से गांव वालों को खबर दे देता है। फिर गांव का कोई आदमी जाकर नए आए उस व्यक्ति की सारी चीजें लूट लेता है और उस लूट में से शाम को भी कुछ पैसा मिलता है। उधर नया आया उस व्यक्ति गांव की राह पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। वाह, गांव तो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब बस ये पता नहीं गांव वाले कैसे हैं। इतनी दूर से आया हूँ, अगर यहाँ कोई काम मिल जाए तो गरीबी कुछ तो दूर होगी। ठीक उसी समय सामने से गीतेश उस आदमी के तरफ बढ़ता है। उसे देखकर मोहन को थोड़ी राहत महसूस होती है। वो मुस्कुराकर आगे आता है और पूछता है, नमस्ते दादा, मेरा नाम मोहन है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मदद? हाँ हाँ जरूर, बताइए किस चीज की मदद चाहिए। मैं इसी गांव का आदमी हूँ
जो बन पड़ेगा जरूर करूंगा। असल में मैं बहुत गरीब हूँ दादा। जो थोड़ी बहुत पैसे जमा किए थे सब लेकर निकल पड़ा हूँ। अगर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं तो शायद मुश्किल थोड़ी कम हो जाए। ओ, व्यापार करना चाहते हैं? बहुत अच्छा विचार है। हमारा गांव बहुत सुंदर है। यहाँ अगर व्यापार करेंगे तो जल्दी मुनाफा होगा। लेकिन मैं तो नया हूँ, पहले कभी इस गांव में नहीं आया। मुझे कहाँ रुकने देगा कोई? रात को दिक्कत हो सकती है। अरे, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं हूँ ना। आप चाहें तो मेरे घर रुक सकते हैं। वहीं से व्यापार शुरू कीजिए, फिर मौका देखकर कहीं और चले जाइएगा। अब सच में बहुत अच्छे इंसान है दादा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मेरा व्यापार थोड़ा चलने लगेगा तब मैं अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए मेरे घर। आपने लंबा सफर तय किया है, अब थोड़ा आराम कीजिए। मोहन नाम का वो आदमी बिना कुछ कहे गीतेश के पीछे पीछे चल पड़ता है। गीतेश के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराकर सोचता है, गांव के सारे लोग इसी लूटपाट के धंधे में लगे रहते थे और इनसे लूटा गया सारा सामान खरीदता है गांव का मुखिया। उसे इस काम में मदद करता है उसका नौकर रामू। उस दिन शाम को मुखिया अपने घर के वरांडे में बैठा था और रामू उसके पास ही खड़ा था। क्या रामू, जरा ये तो बता, गांव वालों को क्या हो गया है? इतने दिन हो गए लेकिन कोई भी लूटा हुआ सामान नहीं लाया। समझ में नहीं आता, सब अच्छे हो गए क्या? आप भी क्या कर रहे हैं मोड़ल बाबा? इस गांव के लोग क्या इतनी जल्दी सुधरेंगे? लगता है गांव में अब नए लोग आ नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बेवकूफ भी नहीं बना पा रहा। लेकिन अगर ऐसा रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तू तो जानता है इनसे खरीदे गए सामान से मैं कितना पैसा कमाता हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अचानक गांव में नए लोग आना बंद क्यों हो गया। पता कर रामू, पता कर। जैसे भी हो मुझे वो लूटा हुआ माल चाहिए और किसी भी हालत में गांव में नए लोग आने चाहिए। ठीक है मोड़ल साहब, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। उधर मोहन नाम का वो नया आदमी अब गीतेश के घर पहुंच चुका है। रात हो चुकी है। गीतेश अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता है। अनीता को उसके ये सारे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार भी वही हुआ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तुम कब समझोगे? इस तरह लोगों को धोखा देना मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। धोखा देना क्यों कह रही हो? ये तो हमारा पेशा है और इसी से तो हमारा पेट चलता है। पेट पालने के और भी तरीके होते हैं, वो करो। मैं तुम्हें अब ये सब करने नहीं दूंगी। क्या सिर्फ मैं ही करता हूँ? इस गांव में एक भी आदमी दिखा दो जो ये काम नहीं करता। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम ये काम अब नहीं करोगे। उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बोल लिया तुमने, अब बस खाना ले आओ। बाकी जो करना है वो मैं जानता हूँ। अनीता चुपचाप रसोई से खाना लेकर आती है और प्लेट गीतेश के हाथ में थमा देती है। फिर सिर झुकाकर वापस रसोई में चली जाती है। अनीता के जाते ही गीतेश अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालता है। चलो, अनीता तो चली गई, अब असली काम निपटा लेते हैं। बस किसी तरह ये नींद की दवा खाने में मिला दूं, फिर सारा काम आसानी से हो जाएगा। ये कहकर गीतेश ने उस छोटे पैकेट से पाउडर को खाने पर छिड़क दिया। फिर एक चालाक मुस्कान के साथ खुद से बरबराने लगे। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। पेट भर खाना खा और गहरी नींद में सो जा।
और मैं धीरे से तेरे सारे पैसे गायब कर दूं। ओहो, आज तो गजब की कमाई होगी, सोचकर ही मजा आ रहा है। इतना कहकर गीतेश खाने का प्लेट लेके दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ मोहन पालंग पर बैठा हुआ था। गीतेश मुस्कुराते हुए उसके सामने खाना रखता है। लीजिए, काफी रात हो चुकी है, आप जरूर बहुत भूखे होंगे, ये खाना खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। सच कहूँ तो आपके जैसे अच्छे इंसान को पाकर ही मैं अभी आराम से बैठा हूँ, नहीं तो आज रात पेड़ के नीचे बितानी पड़ती। आपको मैं कैसे धन्यवाद दूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप मेरे घर के मेहमान हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अब ज्यादा बातें मत कीजिए, खाना खत्म कीजिए, मैं उस कमरे में हूँ, कुछ चाहिए तो बताइएगा। ये कहकर गीतेश कमरे से बाहर चला गया। मोहन बहुत भूखा था, इसलिए उसने एक पल भी देर करे बिना खाना खाना शुरू कर दिया और उसके खाने का दृश्य गीतेश दरवाजे के पीछे से देख रहा था। खा ले बेटा, अच्छे से खा ले, कल से तो हवा ही खानी पड़ेगी तुझे और हम तेरे पैसों से स्वादिष्ट खाना खाएंगे। हा 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 हा। गांव के एक छोटे से घर में अपने माँ के साथ शाम रहता है। रात को वो खाना खा रहा था और उसकी माँ मालती उसके पास बैठी उसे पंख से हवा कर रही थी। कुछ सोचकर मालती शाम से कहती है, और कितने दिन तू ये काम करता रहेगा शाम? गांव के सारे लोग लूट का सामान उस भूखिया के पास बेचकर कितना पैसा कमा रहे हैं और तू बस नए लोगों का आने का खबर देता फिरता है। क्या करूं माँ, बचपन से यही काम करता आ रहा हूँ, अचानक से वो गलत काम करने लग जाऊं, ये कैसे हो पाएगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस काम की कमाई से अब घर नहीं चलेगा। या तू भी लूटपाट का काम शुरू कर या कोई और ईमानदारी का काम कर, लेकिन ये काम अब और नहीं। ठीक है माँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। चारों ओर रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी से जब मोहन के चेहरे पर किरणें पड़ती है, वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और इधर उधर देखने पर उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान गायब है। हाय हाय, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? सब कुछ लूट गया मैं, सब कुछ। मेरे पैसे, मेरे सामान सब कहाँ चला गया? भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मोहन की रोने की आवाज सुनकर गुस्से में गीतेश कमरे से बाहर आता है। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल गया है। कल रात की मुस्कान भरी चेहरे की जगह अब उसका गुस्सा से भरा चेहरा दिखाई दे रहा है। अरे भाई, आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? हमारे घर में रुककर हमारी ही नींद खराब कर रहे हो। इतनी सुबह सुबह चिल्ला पुकार मचा दिया आपने। दादा, मेरा सब कुछ चला गया दादा। लगता है सब चोरी हो गया। कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सब मैं ले गया हूँ। अब जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। मैं आपको अपने घर में अब नहीं देखना चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दया कीजिए दादा, दया कीजिए, मुझे ऐसे मुसीबत में मत डालिए। मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा दादा। ऐसी बातें तो बहुत सुनी है। जो भी इस गांव में आता है खाली हाथ नहीं जाता है, समझ गए ना? आपकी बदकिस्मती है कि आप यहाँ आ गए। अब जाइए और मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। ठीक है दादा, आपके इस पाप को भगवान
जरूर देखेंगे, वो आपको सजा देंगे। इस पूरे गांव को सजा मिलेगी। ये मेरी आखिरी बात है। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। अब जाइए। मोहन कुछ नहीं बोलता, सिर झुकाकर धीरे धीरे बाहर चला जाता है। उसके जाते ही गितेश जोरों से हंस पड़ता है और उसी हंसी का आवाज सुनकर उसकी पत्नी अनीता बाहर आ जाती है। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इतने गरीब आदमी का सब कुछ लूट लिया। पता नहीं इस पाप की हमें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। अब तुम भी उसी की तरह बोलने लगी हो क्या? जब इतना डर है तो ये पैसे मत लो, बस हो गया। अब मैं ये सब सामान मोड़ल के पास बेचने जा रहा हूँ। तुम्हारे भाषण सुनने का समय नहीं है मेरे पास। गितेश घर से बाहर निकल जाता है और उधर मोहन रोते रोते गांव के रास्ते पर चल पड़ता है। आसपास के लोग उसे देखकर हंसी उड़ा रहे थे। हे भगवान, मुझे मौत दे दो। मैं इस हालात में अपने परिवार के सामने नहीं जा सकता। भगवान, उनकी पीड़ा मैं नहीं सह पाऊंगा। मुझे उठा लो भगवान, उठा लो। और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका बदला लो तुम। कुछ ही समय में आसमान का सूरज बुझने लगता है, काले बादल छा जाता है, फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और साथ में बिजली का गड़गड़ाहट। मोहन एक पेड़ के नीचे दौड़कर खड़ा हो जाता है। तभी उस पेड़ पर बिजली गिरती है। मोहन जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। तुम्हें इस हालात में छोड़ दिया मैं। हे भगवान, तुम मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना भगवान, और उन शैतानों को सजा देना भगवान, सजा देना। इतना कहकर मोहन तड़पते हुए मर जाता है। कुछ ही देर में बारिश थम जाती है। आसमान से काले बादल हट जाते हैं और पहले की तरह सूरज की तेज रोशनी पूरी गांव में फैल जाती है। उधर गितेश एक बड़ा पोटला लेकर मुखिया के घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात नवीन और अतीन से होता है। हाँ, वो आदमी ढेर सारा सामान लेकर व्यापार करने आया था। अब सब मेरे हाथ में है। तेरी किस्मत वाकई जबरदस्त है गितेश। और इधर देख, हम तो पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कोशिश करते रहो। अब अगर कोई नया आदमी आए तो मैं अपना हिस्सा किसी से नहीं बांटूंगा। जितना मिल गया है इससे अगले 3 महीने आराम से कट जाएंगे। जो कह रहे हो सही कह रहे हो दादा। अच्छा, अब तुम जाओ। इतने सारे सामान का हिसाब लगाने में समय तो लगेगा ही। लगता है अच्छा दाम भी मिलेगा। जल्दी जाओ। हाँ, जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। ये कहकर गितेश पोटला उठाकर मुखिया के घर की ओर बढ़ गया। उधर शाम पहले ही मुखिया के घर पहुंच चुका था। वो मुखिया से काफी देर तक बातचीत कर रहा था। मतलब अब तुम ये काम नहीं करोगे? अब तुम भी बाकी लोगों की तरह लूटपाट करोगे? हाँ मोड़ल साहब, दरअसल इस काम से जो मिलता है उससे घर नहीं चलता। माँ ने कहा है या तो लूटपाट करूं या कोई नया काम पकड़ूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर तुम ये काम छोड़ दोगे तो गांव का नुकसान होगा। जब कोई नया आदमी गांव में आता है तो तुम ही खबर देते हो। बताओ, फिर ये काम कौन करेगा? ये तो कोई और नहीं करता। लेकिन मोड़ल साहब, मेरी कमाई बहुत कम है, अब और नहीं चला जा सकता। ठीक है,
आज से जिससे भी तुम हमें लाओगे वो तुम्हें 100 रुपया देगा। अब उम्मीद है कि मना नहीं करोगे। ठीक है मॉडल साहब, अब आप खुद कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। ठीक उसी समय गीतेश बड़ा पोटला लेकर मुखिया के घर में दाखिल होते हैं। वो तेज कदमों से मुखिया के सामने आता है और पोटला रख देता है। इतना बड़ा पोटला देखकर मुखिया चौंक जाते हैं। ये क्या गीतेश, क्या किया तूने? अचानक इतना बड़ा पोटला क्यों लाया? लगता है इसमें बहुत कुछ है। किसे लूटा? कल शाम ने एक आदमी को पकड़वाया, उसी को लूटकर ये सब मिला मॉडल साहब। बहुत अच्छा, लगता है आदमी काफी अमीर था, पूरा खजाना लेकर गांव आया था। नहीं नहीं मॉडल साहब, वो आदमी बहुत गरीब था। जो कुछ भी था सब लेकर यहाँ व्यापार करने आया था, लेकिन उससे पहले ही मैं उससे पहले ही तूने सब लूट लिया। अच्छा, अब सामान निकाल और हिसाब करना शुरू कर। मैं कीमत बता दूंगा। और हाँ, अब से शाम को 100 रुपया देने होंगे। बेचारा इतने कम पैसों में अब काम नहीं करेगा। अगर वो काम छोड़ दे तो तू समझता है क्या होगा? नहीं नहीं श्याम, काम मत छोड़ना। मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा और अगर अच्छा काम रहा तो ऊपर से बोनस भी दूंगा। बहुत अच्छा, तो फिर बात पक्की। चलो आप दोनों मिलकर काम शुरू करो, देर मत करो। उधर गांव वाले उस पेड़ के नीचे मोहन की लाश पड़ी हुई देखते हैं। अचानक एक लाश देखकर गांव में डर का माहौल बन जाता है। अच्छा, वो गीतेश कहीं उस आदमी को मारकर उसका पैसा वैसा लूट तो नहीं लिया? हाँ दादा, बात तो तुमने गलत नहीं कही। हो सकता है कि गीतेश दादा ने उस आदमी को मारकर उसका सब कुछ लूट लिया और मॉडल के पास ले गया। हाँ चलो सब लोग, अभी मॉडल साहब को सब कुछ बताना होगा। उधर गीतेश और श्याम मुखिया के सामने बैठकर लगभग सारा सामान गिन चुके थे। ठीक उसी समय वो लोग घर में प्रवेश करते हैं। ये सामान मत लीजिए मॉडल साहब, ये आदमी ने एक अपराध किया है, इसे सजा दीजिए। क्या कह रहे हो नवीन? गीतेश ने क्या अपराध किया? नवीन सही कह रहा है मॉडल साहब। जिस आदमी से गीतेश ने पैसा और सामान लूटा, उसे थोड़ी देर पहले मरा हुआ पाया गया। हमें शक है कि गीतेश ने ही उसे मार डाला। नहीं, ये सब झूठ है मॉडल साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। हर बार की तरह इस बार भी मैंने नींद की दवा दी थी और फिर लूट लिया। हत्या की बात ही नहीं उठती। अब एक शब्द भी नहीं। तुम्हारी वजह से ही उस आदमी की मौत हुई है, वही तुम्हारा खून है। इस भयानक अपराध के लिए अब तुम्हें इस गांव से कोई काम नहीं मिलेगा। अगर कोई तुम्हें काम करते देखेगा तो उसी वक्त तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। गीतेश के पास अब और कुछ कहने को नहीं रहता है। मुखिया की सजा मानकर वो लोग लौट जाते हैं। सब कुछ सुनकर उसकी पत्नी अनीता भी बहुत दुखी होती है। मैंने पहले ही कहा था कि इस काम की सजा हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। देखो भगवान का प्रकोप हमारे ऊपर कैसे टूटा। लेकिन अनीता, विश्वास करो, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने खुद उस आदमी को सुबह जाते देखा था, तो फिर मैं कैसे मार सकता हूँ? ये बात अब कौन मानेगा? अब तो हमें इस सजा को झेलनी ही पड़ेगी। पता नहीं कब सड़क पर आना पड़े। अगर काम नहीं करेंगे तो भूखा मरना पड़ेगा। इस तरह कई दिन बीत गए और इस बीच गांव पर एक नई आफत आ गई। सूरज की तेज धूप से नदी नाले की पानी सूख गया। खेतों की सारी फसलें बर्बाद हो गई और कुछ घरों में बच्चे मरने लगे। पूरे गांव में अभिशाप का साया फैलने लगा। ऐसे ही एक रात जब गीतेश सो रहा था, अचानक उसे मोहन की आवाज सुनाई दी। कौन?
मोहन? लेकिन मोहन तो मर चुका है, फिर मुझे कौन पुकार रहा है? तभी अंधेरे कमरे के एक कोने में नजर पड़ते ही गीतेश डर के मारे कांप उठता है। वहाँ एक परछाई की तरह मोहन खड़ा रहता है। गीतेश डरते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। मोहन, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और आप तो मर चुके हैं, तो फिर? मेरे मौत का जिम्मेदार तू है गीतेश। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तूने। भगवान ने मेरा प्राण ले लिया, लेकिन तेरे और तेरे गांव के ऊपर छोड़ गए ये अभिशाप। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं बहुत दुख में हूँ। घर में खाने का दाना नहीं, जेब में एक पैसा भी नहीं। 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकल सका। बाहर निकलते ही गांव वाले मुझे मारने दौड़ते हैं। सबका मानना है कि इस आपदा की वजह मैं ही हूँ। उस दिन मैंने भी बहुत विनती की थी तुझसे, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझे धक्के देकर भगा दिया था, याद है? सब मेरी गलती है। मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ। आज मेरी ही वजह से मेरी पत्नी भी दुख झेल रही है। उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बारे में सोचकर ही मुझे माफ कर दो। मेरे मौत के बाद क्या तूने कभी जानने की कोशिश की कि मेरे परिवार किस हाल में है? मेरे पत्नी और बच्चे भूखे पेट सड़कों पर भटक रहे हैं। मेरे देनदारों ने मेरे घर तक छीन लिया। मैं उनकी मदद करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपना घर जमीन भी बेच दूंगा उनके लिए। लेकिन मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दो। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। ठीक है, अगर मेरे परिवार, मेरे पत्नी और बच्चे सुखी रहेंगे, तभी मैं इस अभिशाप को वापस लेने की सोचूंगा। इतना कहकर मोहन की वो परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले ही सुबह बहुत जल्दी शाम गीतेश के घर जाता है। सब कुछ सुनकर शाम गहरे सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन दादा, उस अजनबी आदमी के परिवार, उसकी पत्नी और बच्चों को अब कहाँ ढूंढूं? हमें तो उनका गांव भी ठीक से नहीं पता। आसपास के सारे गांव में खोज करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। मुझे तो कोई घर से बाहर निकलने ही नहीं देता और मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा। अब जो करना है वो तुम्हें ही करना होगा, नहीं तो एक एक करके पूरे गांव को उस अभिशाप का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज से ही खोज शुरू करता हूँ। लेकिन अगर वो लोग मिल भी गए तो उनकी मदद करनी होगी। तुम्हें पैसे देने होंगे। वो कहाँ से आएंगे? मोड़ल साहब के पास जाकर कहना कि मैं अपना घर और जमीन बेचना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो जरूर तुम्हें पैसे देंगे। वो पैसे लेकर तुरंत निकल पड़ो। शाम एक पल की भी देरी नहीं की। मुखिया के घर जाकर जैसे ही उसने गीतेश का घर और जमीन बेचने की बात कही, मुखिया ने उसे पैसे दे दिया। वो पैसे लेकर शाम निकल पड़ा। 1 दिन, 2 दिन करते करते 5 दिन बीत गया, लेकिन शाम वापस नहीं आया। एक सुबह मुखिया गांव के कुछ लोगों को लेकर गीतेश का घर पर कब्जा करने चला गया। बहुत हो गया, अब अच्छे से सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाओ। ये घर और जमीन अब से मेरी है। तुम्हारे कारण हमने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। अब इस गांव से तुम्हें विदा करते ही हम इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते हैं। बस चलो अनीता, हम चलते हैं। अब शाम का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। यही हमारी किस्मत थी। अनीता और गीतेश जैसे ही घर से निकलने लगे, तभी शाम हंसता हुआ दौड़ता हुआ घर में दाखिल हो जाता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हो गया मोड़ल साहब, मैं कर सका। मैंने मोहन के परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और उसके साथ साथ हमारे गांव से सारा अभिशाप भी दूर हो गया है। क्या कह रहे हो? सारा अभिशाप दूर हो गया? हाँ मोड़ल साहब, अब तालाब पानी से भरा हुआ है। खेतों में फसलें लहरा रही है। अब हमें किसी डर की जरूरत नहीं है। तो फिर हम चलते हैं मोड़ल साहब।
ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि गांव से अभिशाप हट चुका है। रुको हितेश, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तुम लोग अपने ही घर में रहोगे, जमीन भी तुम्हारी ही रहेगी। हमने तुम लोगों पर बहुत अत्याचार किया, उस पैसे से हम मानो इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। हमने भी तुम लोगों के बारे में बहुत गलत बातें कही थी दादा, हमें माफ कर देना। आज से गांव का कोई भी इंसान फिर कभी वैसा नीच काम नहीं करेगा। हाँ, हम सब अब कोई नया और अच्छा काम ढूंढेंगे। वो काम अब नहीं करेंगे। हम फिर से एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। गांव के लोग भी बुरे काम छोड़कर अच्छे इंसान बन गए और फिर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे।